उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग की सौर उमरेला गांव की रहने वाली बबीता रावत सिर्फ 13 साल की उम्र से ही अपने परिवार को संभाल रही हैं। उन्होंने बहुत कम उम्र से ही अपने पिता को खोने के बाद खेती करने का फैसला किया और आज उत्तराखंड के अपने सुदूर पहाड़ी गांव में सैकड़ों लोगों को रोजगार पाने में मदद कर रही है। नमस्कार, मेरा नाम बबीता रावत है और मेरे गांव का नाम उमरोला सौड़ है जो रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में आता है। सर, मेरी पढ़ाई मैंने एमए किया है हिंदी विषय से। पढ़ाई के दौरान ही मैंने यहाँ पे खेती की शुरुआत करी। जिस टाइम मैं बीए सेकेंड ईयर में पढ़ाई कर रही थी तो मुझे खेती यहाँ पे जब हम बचपन में खेती करते थे, हमारे माता पिता खेती करते थे, तो सब लोग इस प्रकार की खेती करते थे कि जो पारंपरिक खेती चली आ रही है वो खेती करते थे, जिससे ज्यादा फायदा नहीं हो पाता था लोगों को। तो मुझे आइडिया आया कि क्यों ना हम कुछ ऐसी क्रॉप्स करें, ऐसी फसलों को उगाएं जिससे हमें ज्यादा से ज्यादा मुनाफा हो और उस चीज को हम व्यावसायिक तौर पर कर सकें। जैसे कि आप क्या क्या उगाते हैं? सर, शुरुआत से मैंने मशरूम की खेती से शुरू किया था, मशरूम कल्टीवेशन से। और मशरूम में हमने ढिंगरी मशरूम और बटन मशरूम पे काम किया करते हैं। और खेती में हम जैसे कि सारी सब्जियां आती हैं हमारी, आजकल जिस चीज का सीजन है, आजकल प्याज हो गया, हमारा गोभी हो गया और हरी पत्तेदार जो भी सब्जियां होती है, राई, मूली, पालक वगैरह हो गया। और आप देख रहे होंगे फ्रूट्स के पेड़ भी हमने कुछ लगाए हैं, केला हो गया, पपीता हमारे यहाँ पे बहुत अच्छा होता है क्योंकि हमारे यहाँ पे उसी तरह का थोड़ा मौसम है। आजकल मूली वगैरह हो गया और टमाटर की खेती करते हैं, बैगन की खेती करते हैं और कद्दू वर्गीय जितनी भी फसलें होती हैं उनकी खेती करते हैं। तो खेती में ये सारी चीजें, उसके साथ साथ खेती के साथ जुड़ी हुई हमारा पशुपालन का काम हम करते हैं, जिसमें हमने यहाँ पे मुर्री नस्ल की भैंसें रखी हुई हैं, तो वो भी पशुपालन का भी कार्य करते हैं। नहीं सर, हम लोग ऑर्गेनिक करते हैं क्योंकि रुद्रप्रयाग जिला वैसे भी जैविक जिला है, तो हमारे लिए पेस्टिसाइड मिलना तो बहुत ही मुश्किल है। और वो एक फायदे की भी चीज नहीं है क्योंकि आने वाले भविष्य में अगर हम अजैविक खेती करते हैं, रासायनिक खेती करते हैं, तो हमारे ही खेतों की बर्बादी होनी है और दूसरा हमारा स्वास्थ्य भी खराब होना है। इसलिए हम जैविक खेती करते हैं जिसमें हम केचुआ खाद बनाते हैं जो हमारे खेतों के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। साथ साथ हम जीवामृत, नीमास्त्र वगैरह इस तरह के प्राकृतिक खेती करते हैं, जिसमें प्राकृतिक खेती के बहुत सारे फायदे हैं। जैसे हम प्राकृतिक खेती का आजकल आप देख भी रहे होंगे, काफी अच्छा चलन चल रहा है कि गौमूत्र वगैरह से, गौमूत्र में हमने पानी कुछ मिलाया और उसमें दाल का प्रयोग करके उसमें गुड़ डालते हैं, बेसन डालते हैं, उस तरह का एक वो बना के हम अपनी फसलों में स्प्रे करते हैं। तो उसके काफी सारे फायदे हैं, हमारे फसल को काफी अच्छा हमें फायदा मिलता है। सर, शुरुआत में जब मैंने किया था तो शुरुआत में लोगों ने बोला, मैं आपको बता दूं कि शुरुआत में हमने खेती की जब, तो अपने खेतों में हल लगाने के लिए हमारे पास कोई था नहीं, तो मैंने खुद घर से बैल लेके खुद बैलों से हल चलाया। उसके बाद हम थोड़ा तकनीकी की तरफ गए तो मशीन से हमने हल लगाया, जो पावर बीडर मशीन होती है उससे हल लगाया। तो पहले लोग शुरुआत में बोलते थे कि लड़कियां हल नहीं चला सकती या लड़कियां खेती नहीं कर सकती हैं, ये लड़कों के काम है, ये लड़कियों के काम है। तो आज वैसा कुछ नहीं है और हमारे गांव में भी देखा जाता है कि थोड़ा सा महिलाओं को थोड़ा पीछे रखा जाता है। लेकिन शुरुआत में मेरे को भी ये सारी दिक्कतें आई, लेकिन मेरे घर का सपोर्ट, मेरे मम्मी पापा का सपोर्ट मेरे साथ रहा। उन्होंने कहा कि तुम्हें जो करना है तुम करो। मैंने उनको बताया कि हम खेती से कैसे फायदा ले सकते हैं, कैसे थोड़ा सा अलग हटके हम खेती करेंगे तो हमें ज्यादा मुनाफा होगा, ये सारी चीजें। तो सपोर्ट मिला, लोग तो बोलते रहे, सबने बोला, लेकिन हमने उस चीज को थोड़ा अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया और मतलब काम करते चले गए। तो जब हमने काम किया तो काफी सारे लोग आए, हमें सपोर्ट किया, विभागों ने हमें थोड़ा सा मोटिवेशन दिया, अलग अलग संस्थाओं ने हमें मोटिवेट किया। तो ये सारे मोटिवेशन जब हमें मिले तो हमें लगा कि हाँ, ये काम थोड़ा अच्छा है। एक तो हम अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं, दूसरा हमारा नाम भी हो सकता है, सारी चीजें उसमें है।
तो ऐसा नहीं है, कोई भी काम का बंटवारा नहीं होना चाहिए कि महिलाओं का काम है, पुरुषों का काम है। कोई भी किसी भी काम को कर सकता है। बबीता सिर्फ 13 वर्ष की थी जब उनके पिता का बीमारी से निधन हो गया। इसके बाद उनके पास सिर्फ 2 ही विकल्प थे, एक तो अपने पिता के साथ इस दुनिया को छोड़ना या दुनिया को ये साबित करना कि अगर कुछ करने का जुनून हो तो कुछ भी हासिल करना असंभव नहीं है। और अब 27 साल की बबीता लोगों के लिए मिसाल से कम नहीं है। बबीता और उनके 7 भाई बहनों सहित 9 लोगों का परिवार है, लेकिन 2009 में उनका स्वास्थ्य खराब हो गया, जिस कारण परिवार को गंभीर वित्तीय कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। इस संकट के क्षण में बबीता ने न सिर्फ अपनी शिक्षा पूरी की, बल्कि उन्होंने युवा कंधों पर अपने परिवार के प्रति जिम्मेदारी को भी उठाया। ये हमारी तोड़ दाल हो रखी है। देखिए, आप देख सकते हैं काफी अच्छी फलियां, मोटी मोटी फलियां लगी हैं। बस इसको सूखने में 5-10 दिन का टाइम लगेगा और काफी अच्छी हमारी दाल हो जाएगी। ये हमने किनारे में लगा रखी है खेतों के, और इससे पहले हमारे खेतों से हम झंगोरा मंडवा वगैरह निकाल दिया है हमने, जिसको हमने अच्छे से निकाल के और तैयार कर लिया है। ये देखिए, ये हमने यहाँ पे मूली लगा रखी है जो अभी तैयार है। हमने इसमें कुछ निकाल भी दी है और कुछ मार्केट में दे दी है, कुछ तैयार है अभी निकालने के लिए। इसके साथ साथ हमारे पास ये हमारा पपीता है। पपीता लगाया हमने रेड लेडी वैरायटी का, और इसमें हमारे कुछ पेड़ ये पपीते के हैं, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे। इसमें काफी अच्छा पपीता लगा है। ये पेड़ अभी बहुत छोटे हैं, मतलब इसको अभी 2 साल और कंप्लीट हो रहा है। पपीता इसमें काफी अच्छा उत्पादन हो रहा है। 3 साल का ये पेड़ है और इसमें दूसरी बार की ये फसल निकल रही है। काफी अच्छा पपीता हो रहा है। और साथ ही साथ हमने यहाँ पे थोड़ी राई वगैरह बो रखी है। राई, धनिया हमने लाइन से बोया है, अभी थोड़ा छोटा है। और साथ साथ हमारे पास एक केला है, और ये पहाड़ी केला है जो खाने में भी काफी अच्छा स्वादिष्ट होता है, और काफी बड़ा केला इसमें निकलता है। आप देख सकते हैं काफी सारे हमने केले के वो लगा रखे हैं पेड़। ये पिछले साल ही हमने इसको लगाया था, ये जो ऊपर में पेड़ दिख रहे हैं, और काफी अच्छा इसमें उत्पादन हो रहा है। साथ साथ हमने ये प्याज की नर्सरी लगा रखी है, आप देख सकते हैं। और ये प्याज की नर्सरी हमारी 15 दिन की हो गई है, और काफी अच्छी मतलब काफी अच्छी बढ़वार इसकी हो रही है। और हमारी ये 1 महीने में हमारी ये प्याज की नर्सरी भी तैयार हो जाएगी, जो हम कुछ अपने खेत में इसको ट्रांसप्लांट करेंगे और कुछ नर्सरी को हम बेचेंगे। बिल्कुल सही कहा आपने। बबीता रावत जी ने ये चीज आरसीटी से सीखी है। आरसीटी की वो ट्रेंड मास्टर ट्रेनर है, और जहां तक मुझे जानकारी है वो जनपद उत्तरकाशी में भी जाती हैं आरसीटी के माध्यम से ट्रेनिंग देने, जनपद चमोली भी जाती हैं, जनपद पौड़ी गढ़वाल भी जाती हैं, टिहरी रुद्रप्रयाग में तो जाती हैं। और इसके अलावा कृषि विज्ञान केंद्र रुद्रप्रयाग में भी उनको एज ए मास्टर ट्रेनर रखा हुआ है कि हमारी जो ट्रेनिंग होती है उसमें भी वो एक तरीके से हमको सपोर्ट करती हैं। 2 दिन हमारे साथ ट्रेनिंग में पूरा रहती हैं, और उनका इतना अच्छा व्यवहार है और बताने का इतना अच्छा सरल तरीका है कि मशरूम उत्पादन को बहुत अच्छे तरीके से लोगों को बता पा रही हैं। और साल में तकरीबन वो ऐसी मुझे लग रहा है हर जनपद में 4 से 5 ट्रेनिंग करती हैं, जिसमें परंपरागत तरीके से जैसे मशरूम उत्पादन किया जाता है गेहूं के भूसे पे, उस पर वो उनको किसानों को बताती हैं। आरसीटी से उनको बहुत फायदा हुआ है, एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिला है, जिससे वो बड़े आराम से मशरूम उत्पादन को एक लाभकारी व्यवसाय, जो किसान अपने आप अपने घर में रह के, खास तौर से महिलाएं और खास तौर से लड़कियां, क्योंकि खुद वो लड़की हैं, खुद उन्होंने इतनी मेहनत से यहाँ तक आई हैं, सारा प्रशिक्षण लिया है, अब एक मास्टर ट्रेनर बनी है, तो उनका बहुत बड़ा योगदान है इन 3-4 जिलों में मशरूम उत्पादन को आगे। बिल्कुल हमारी तरफ से उनको उस चीज को आगे ले जाने के लिए पूरी कोशिश करी जा रही है। 15 विश्वविद्यालय के मेन कैंपस में एक प्रशिक्षण हुआ था, जिसमें उनको नामित करा गया था। 4 दिन का प्रशिक्षण था, तो वहां उन्होंने प्रशिक्षण लिया है।
अभी उनसे बात ये हो रही थी कि मशरूम तो उत्पादन हो रहा है और जब किसी मशरूम का वितरण नहीं हो पा रहा है तो हम उनको इस तकनीक को दे रहे हैं कि मशरूम का पाउडर बना के उसको अपने पास वो सुरक्षित करें। मशरूम का पाउडर बन जाएगा। मशरूम का पाउडर बनने के बाद उसको सूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, आपको कुकीज में इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा, हमारे यहाँ गृह वैज्ञानिक भी हैं डॉक्टर निवेदिता, उनके साथ मिलके उनको इस मशरूम का अचार बनाने का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। क्योंकि मैं हिमाचल गया था और जगह भी गया था, तो इतने छोटे छोटे से डिब्बे 150-200 रुपए के मशरूम के बिक रहे हैं, तो उस चीज में भी हम उनको आगे ला रहे हैं। और अगले साल मुझे लग रहा है इसको वैल्यू एडिशन के रूप में खुद वो पारंगत हो जाएंगी और जिस माध्यम से वो प्रशिक्षण देती हैं, तो जो आगे आने वाले किसान हैं उनके लिए भी एक बड़ा अच्छा रहेगा, जिससे उनकी आजीविका, जैसे आपने कहा, दुगनी या तीन गुनी, क्योंकि मूल संवर्धन से ही संबंधित है। मशरूम हम बेचते हैं 200-250 रुपए किलो, अचार उसका बिकता है 1000 रुपए किलो, उसका पाउडर और भी महंगा ज्यादा जाके बिकता है। तो अगर इस तरह से हमारी महिलाएं या बहनें पार की इसको अपनाती हैं तो उनके जो आमदनी है अपने आप दुगनी या तिगुनी हो जाएगी। जी, बबीता रावत को यही चीज अलग करती है कि वो एक अभिनव सोच रखती है, नया करने की कोशिश करती है। उन्होंने एक चीज जो दुनिया करती है वो गेहूं की पराली पे करती है, वो तो हर कोई करता है। उन्होंने जो नई चीज करनी करी, उन्होंने झंगोरे के भूसे पे मशरूम उगाने की पहल करी और उन्हें बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिले। गेहूं के भूसे में तकरीबन 1/3 ज्यादा हुई और मशरूम भी और ये फंगस भी बहुत जल्दी रन करी। जैसे वो 21 दिन में तैयार, 21 से 25 दिन में तैयार होता है, ये तकरीबन 18 से 24 दिन में ही आपको तैयार होकर मिलने लगा। दूसरा उन्होंने फिर मंडुए के भूसे में इस्तेमाल करा। और झंगोरा, मैं बताऊं आपको झंगोरे से फायदा क्या है। यहाँ पे गेहूं का भूसा कम होता है, गेहूं का उत्पादन कम है, भूसा बाहर से मंगाना पड़ता है, खर्चा आता है। झंगोरा बबीता रावत के घर में कोई नाली में होता है, उनके गांव में होता है, उसी का भूसा बनाना है और उसी को मशरूम उत्पादन करना है, जिससे लागत कम हो जाएगी, स्थानीय चीजों का उसमें इस्तेमाल होगा और किसान की आमदनी उससे दुगनी होगी। दूसरा, गेहूं इस पे धान के भूसे पे ये इन्होंने काम किया है। धान के भूसे को झंगोरे के भूसे के एक अनुपात मिलाया है, 3:1 का अनुपात मिलाया है, जिससे जो चीज उनके घर पे हो रही है उसी को वो इस्तेमाल कर रही है और जिससे वो बड़ा अच्छा उत्पादन इसमें ला रही है। इसी वजह से इन्हें भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली से इनको इस अभिनव प्रयोग के लिए इनको इस वर्ष का इनोवेटिव फार्मर अवार्ड 2023 का मिला। रुद्रप्रयाग के जितने भी किसान भाई बहन हैं, आप क्या महसूस करना चाहते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। खेती एक बहुत लाभकारी व्यवसाय है आज की डेट में, क्योंकि जो जनपद रुद्रप्रयाग में इतने सारे टूरिस्ट आ रहे हैं उनको खाने के लिए बहुत शुद्ध चाहिए। हमारा जैविक जनपद है, यहाँ हर चीज जैविक है, कहीं किसी पेस्टिसाइड या केमिकल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, उत्पादन उसका हो रहा है। थोड़ा सा किसान भाइयों से मेरा यही अनुरोध है कि कृषि विज्ञान केंद्र से जुड़ें, कृषि विभाग से जुड़ें, उद्यान विभाग से जुड़ें और सबसे जरूरी चीज, आप हमसे किसी भी माध्यम से जुड़ सकते हैं, व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं, किसान सारथी बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं। अभी किसान रथ भी चलने वाला है, जैसे हर ग्राम पंचायत में कोई ना कोई विभाग का आदमी जाएगा, तो जो नई नई तकनीकें आ रही है किसान उसको अपनाएं, उससे आपकी आमदनी बढ़ेगी, कीड़े बीमारियों का प्रकोप कम होगा और ऐसी चीजें आप उत्पादन करें। जैसे हम जनपद रुद्रप्रयाग में ओडीओसी है, एक जिले की एक विशिष्ट फसल होती है, वो हमारे लिए चौलाई है, जो भारत सरकार ने निर्धारित करी है चौलाई। तो चौलाई क्यों अच्छी है? चौलाई इसलिए यहाँ पे अच्छी है क्योंकि चौलाई के लड्डू बनते हैं और लड्डू जो बनते हैं वो महिलाओं के समूह बनाते हैं। हम लोगों ने भी कई महिलाओं के समूह अपना रखे हैं, जो महिलाएं चौलाई के लड्डू बनाती हैं, बिस्किट बनाती हैं और ये केदारनाथ जी के प्रसाद में अपने आप जाते हैं और यात्रियों को अपने आप ही ये पसंद आते हैं। तो हमारा यहाँ का खाना, हमारे यहाँ की आबोहवा बहुत अच्छी है।
खेती में हाँ समस्याएं हैं, लेकिन जहां समस्या है वहीं समाधान है। तो इसीलिए अच्छी तरीके से खेती करें। कहीं समस्या आ रही है, जो मैंने आपको विभाग बताए उनसे संपर्क करें। खेती बड़े आराम से जैविक तरीके से भी हो सकती है, प्राकृतिक तरीके से भी हो सकती है, और जो खर्चा आ रहा है वो भी कम होगा। सरकार का प्रयास है, हमारा भी प्रयास है कि समूह के माध्यम से आप खेती करिए। विपणन की कहीं कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि जब आप समूह के माध्यम से खेती करेंगे तब आपको बहुत ज्यादा उसमें पैदावार मिलेगी, और जहां एक आदमी के पास 10 या 20 किलो होता है, समूह में वही 3-4 कुंटल हो जाएगा, तो विपणन की आपको समस्या नहीं आएगी। सर, जैसा कि आपने भी पूछा कि महिलाएं मतलब इस फील्ड में क्यों नहीं काम कर पाती हैं, तो हमारे पहाड़ में एक तो देखा जा रहा है कि पलायन बहुत ज्यादा हो रहा है, लोग गांव छोड़ के शहरों की तरफ जा रहे हैं। तो मैं उन लोगों को यही कहूंगी कि आप अपनी प्रगति के लिए भले आप शहरों में जाएं, वहां पे चीजें सीखें, लेकिन अपने पहाड़ को नहीं छोड़ें, अपनी खेती को नहीं छोड़ें, क्योंकि आने वाले भविष्य में आपने देखा होगा कोविड के टाइम पे सारे लोग लौट के गांव में आ रहे थे। तो आने वाले भविष्य के लिए हम आज अगर अपने खेतों को, अपने पहाड़ को छोड़ देते हैं, तो आने वाला भविष्य हमारे लिए बहुत मुश्किलें लेकर आ सकता है। तो उन लोगों को मैं यही कहूंगी कि आप शहर में जाओ, अच्छी चीजें सीखो, लेकिन उन चीजों को, अच्छी चीजों को सीखकर अपने गांव में उसको अप्लाई जरूर करें, और अपने साथ साथ अपने गांव का भी विकास करें। और जब हम कुछ थोड़ा अलग करते हैं तो हमारे विकास के साथ साथ हमारे गांव का विकास होता है, स्वयं का तो होता ही होता है, और हमारे गांव का विकास होता है, गांव के साथ शहर का विकास होता है। तो हमें किसी भी काम को करने से झिझकना नहीं चाहिए। कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता है। हमें हर काम को अगर हम अच्छी इच्छा शक्ति से करते हैं तो एक दिन हमें सफलता जरूर मिलती है। सर, आगे मैंने ये सोचा है कि एक तो हम नर्सरी का काम तो कर ही रहे हैं, वेजिटेबल उत्पादन का काम कर ही रहे हैं, मशरूम का भी कर रहे हैं, पशुपालन का भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं, लेकिन मैंने सोचा है कि हम बागवानी का थोड़ा सा करेंगे, बागवानी को आगे बढ़ाएंगे। जैसे हमारे यहाँ पे पपीता बहुत अच्छा होता है, अमरूद, आम और कागजी नींबू बहुत अच्छा होता है। तो मेरा आगे का प्लान ये है कि इन फ्यूचर हम एक बहुत अच्छा सा बगीचा डेवलप करेंगे, जो हमें आने वाले समय में बहुत अच्छा मुनाफा देगा। सर, हम यहाँ पे रोजगार की बात करें तो यहाँ पे जब हमारे पास काम होता है, क्योंकि आपको पता ही है कि खेती में रेगुलर काम तो होता नहीं है, और पहाड़ों की जो खेती होती है वो कम लैंड में अगर देखा जाए तो कम होती है, कम जोते रहती है लोगों के पास। तो हम जब हमारे पास काम होता है खेती का, तो तब महिलाओं को लेते हैं, गांव से 2-4 महिलाओं को ले लिया हमने और काम किया उनको, चाहे आप डेली का दें या फिर उनको हफ्ते का, महीने का दे दें। तो इस तरह से हम लोगों को लेते हैं कि आप डेली के बेस पे 3-4 महिलाओं को ले लिया और उनसे काम करवाया, उसके बाद हमारा खेती का फ्री हो जाता है। फिर हमारे घर में भी 3-4 लोग हैं, उन सबका इसमें रोजगार है। कोई मार्केट में सब्जियां लेके जाता है, किसी को खेत में गुड़ाई निराई का काम करते हैं, और गांव की भी 3-4 महिलाओं को हम टाइम पे लेते रहते हैं काम के लिए। सर, 15 से 20 नाली हमारे पास जमीन है, और जिसमें मतलब 6 से 7 नाली में हमने वेजिटेबल का काम किया है। बाकी सारी खेती में हमारा धान, सरसों, गेहूं, मोटे अनाजों का हम उत्पादन करते हैं। और अगर हम सारा जोड़ के बात करें तो सालाना हमारा 3 से 4 लाख रुपए इनकम हो जाती है, जिसमें हमारा ज्यादा नहीं तो 70-80 हजार रुपए का खर्चा आता है, बीज, खाद वगैरह, मतलब जो भी हमारे निराई गुड़ाई का खर्चा हो गया, वो तो 70 से 80 हजार हमारा वो खर्चा आ जाता है, जिसमें हमारा 3-3.5 लाख तक का हमारा मुनाफा, शुद्ध मुनाफा हो जाता है खेती से। जी सर, ट्रेनिंग देती हूँ यहाँ पे। अगर किसी को सीखना है तो वो यहाँ पे पर्सनली आकर हमें संपर्क करके पर्सनली आके हमसे सीख सकता है, चाहे वो खेती से रिलेटेड हो, खेती से रिलेटेड नर्सरी उत्पादन या बगीचा लगाना हो। इस तरह का ट्रेनिंग अगर किसी को लेना है तो हम सिखाते हैं। मशरूम उत्पादन की भी ट्रेनिंग देते हैं अपने घर पर ही, अपने फार्म पर, कि जहाँ पे हम मशरूम उगा सकते हैं और किस तरह से उगा सकते हैं, वो सारी जानकारियां हम अपने यहाँ पे देते हैं। 13 साल की उम्र में उन्होंने खेतों में हल चलाया। इस खेती की आय से उनके घर का खर्च चलता था। बबीता का जीवन अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह कभी भी आरामदायक नहीं था, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा। 13 साल की उम्र में उन्होंने खेतों में हल चलाया। इस खेती की आय से उनके घर का खर्च चलता था। बबीता का जीवन अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की तरह कभी भी आरामदायक नहीं था, लेकिन उनका हौसला कभी नहीं टूटा।
हर सुबह खेतों की जुताई करने के बाद 5 किलोमीटर पैदल चलकर इंटर कॉलेज रुद्रप्रयाग जाती थी। वह साथ में दूध लेकर जाती थी, जिसे वह घर लौटने से पहले बेच दिया करती थी। आज बबीता अपने खेतों में लगभग सभी प्रकार की सब्जियां पैदा करती हैं और पिछले 2 सालों से वह अपने सीमित संसाधनों के बावजूद मशरूम की खेती पर भी काम कर रही है। वह अब 100 से अधिक ग्रामीणों को आय और आजीविका का साधन दे रही है। हाँ, ये हमने प्याज की नर्सरी लगाई है। हमारा नासिक रेड प्याज है जो जिसमें काफी अच्छा दाना भी निकलता है और हम इसको हरे के लिए भी यूज करते हैं। ये नर्सरी हमारी 20 दिन की हो चुकी है और हमारी ये 1 महीने में पूरी तरह से तैयार हो जाएगी, जो हम जिसमें से हम कुछ मार्केट में नर्सरी बेचेंगे और कुछ अपने खेत में ट्रांसप्लांट करेंगे। साथ साथ हमारे पास गोभी की नर्सरी भी तैयार हो रही है, जिसको हम मल्चिंग सिस्टम से लगाएंगे। यहाँ पे पत्ता गोभी हमारे वरुण वैरायटी हमारी हम यहाँ पे लगाते हैं अपने मौसम के हिसाब से, और फूल गोभी लगाते हैं जो स्नो वाइट वैरायटी की हमारी फूल गोभी हमने लगाई है, और सिजेंटा की हमने यहाँ पे वो लगाई थी ब्रोकली, और साथ साथ हमारे पास हमने यहाँ पे मूली भी 2 प्रकार की लगा रखी है, व्हाइट वाली मूली और रेड कलर की, जो अभी थोड़ी सी छोटी है, जो जिसको एक लगाए हुए 20 से 25 दिन हो रहे हैं। ये हमने मूली, पालक और मेथी बो रखी है जो भी छोटी है, और साथ साथ हमने लहसुन लगाया यहाँ पे, जो लाइन बाय लाइन हमने लहसुन लगा रखा है। इसमें कुछ हमारी पहाड़ी लहसुन है और कुछ मार्केट में जो मोटी लहसुन आती है पार्वती वैरायटी की, वो लगा रखी है कुछ लहसुन, और कुछ हमारी पहाड़ी लहसुन है। तो ये सारी चीजें हमने अभी लगा रखी हैं, और कुछ चीजें अब हम लगाएंगे, जैसे फूल गोभी, पत्ता गोभी की। जैसे हमारे अभी इससे पहले हमारे खेतों में पौधा जो हो रहा था, और साथ साथ हमारे गांव में क्या होता है, हम किनारों में दाल बोते हैं, तो ये तोर दाल है जो जिसमें से कुछ हमने निकाल दी है और कुछ अच्छी सी तोर इसमें हो रही है। अब जैसे ये पक जाएगी तो इसको निकाल लेंगे हम लोग। तो ये खेतों में हमने तोर लगा रखी है।